Welcome students in our new class. So today we will discuss some numericals based on dimensional analysis. Dimension formulas जो हमने स्टडी किए थे उनकी बेसिस पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. तो पहला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि एक सरफेस के ऊपर एक मास m1 रखा गया है. उस मास m1 के द्वारा इस सरफेस एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उस प्रेशर में और मास में एक रिलेशन आपको गिवन है m1 प्लस m2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए. एक इक्वेशन के द्वारा उस सरफेस एरिया पर जो मास के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है. ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m2. m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये अब आपको बताना है. ओके, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में. एक आपको प्रिंसिपल बताया गया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड जो टर्म है उनकी कोई डायमेंशनल इक्वेशन है आपके पास, उसमें जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो टर्म है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. एंड यू मे आल्सो से दैट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड इन द सेम क्वांटिटी. मींस मास में मास ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ में लेंथ ही ऐड की जा सकती है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है. तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था कि m1 क्या है, मास है. m1 क्या है, मास है. अगर m1 मास है तो मास के अंदर क्या ऐड किया जा सकता है, मास ही ऐड किया जाएगा. तो इसलिए इसने आपसे पूछा था कि m2 की डायमेंशन क्या होगी. इफ m1 is mass, then according to the rule of principle of homogeneity, mass can be added in the mass. So, then according to the rule of principle of homogeneity, m2 will also have the dimension of मास. m2 भी किसकी डायमेंशन लेगा, मास के लेगा. मींस m2 की जो डायमेंशन आपके पास वो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, m1 आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद अपने पास टारगेट रह गया x की डायमेंशन फाइंड आउट करने का. x की डायमेंशन अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे क्या है, ये p क्या था, प्रेशर. p क्या गिवन था, प्रेशर गिवन था. एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की डायमेंशन क्या थी, m1 L1 T-2. अब सभी को फोर्स की डायमेंशन तो निकालनी आ गई ना. फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालते थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की m1 और एक्सेलरेशन की L1 माइनस L1 इनटू T-2 अपॉन एरिया. एरिया की L2 ऊपर जाके माइनस का, तो क्या आ जाएगा m1 L-1 माइनस का 2 और प्लस का 1 -1 और T-2. ये अपने पास डायमेंशन आ गई किसकी, प्रेशर की. ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अपने पास डायमेंशन है m1 L-1 T-2. ये तो अपने पास लेफ्ट साइड का केस. m1 प्लस m2 m2 मास प्लस मास, तो डायमेंशन तो इसकी क्या रहेगी, m ही रहेगी. x की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, x की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है. और ये क्या है, L2 एरिया. अब आपको क्या चाहिए, L चाहिए, x चाहिए. तो L2 उधर जाके मल्टीप्लाई में और m इस साइड जाके डिवाइड में. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज L2 साइड जाके मल्टीप्लाई में हुआ है, हम लिख लेते हैं इसको m1 L-1 T-2. ये था प्रेशर इनटू में L2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m. डिवाइडेड बाय क्या आ गया, m. डिवाइडेड बाय अगर ये m आएगा आपके पास तो ये ऊपर m1 जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट. ये प्लस का L2 है, ये माइनस का L1 है, तो एक प्लस का L1 बचेगा आपके पास. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, L1 T-2. क्या आ जाएगा, L1 T-2. सो x की डायमेंशन अपने पास क्या आ गई, L1 T-2 एंड मास की जो डायमेंशन आई है m2 की जो
डायमेंशन आई वो क्या आई है, m1 आई है। क्लियर? तो हमने इसमें xo और m2 की ही वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप इतना ज्यादा भी सोल्व कर सकते थे या आप इसको पहले भी निकाल सकते थे। कैसे? जैसे हमने इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया था, यहाँ तक सोल्व कर लिया था, तो ये L2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया। L2 मींस एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। ये लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, और राइट साइड में मास इनटू x है, मास इनटू x। तो मास इनटू क्या करें जिससे कि फोर्स आ जाए अपने पास, तो सीधी सी बात है मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तभी अपने पास फोर्स आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी x की वैल्यू सोल्व कर सकते थे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है, उसकी टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किस तरह से चेंज हो रही है, v = x प्लस yt² प्लस z बाय w प्लस t, z बाय w प्लस t। ये एक पार्टिकल है जो टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, और उस वेलोसिटी का जो रिलेशन आपको दिया है वो ये दे रखा है। अब आपको इस इक्वेशन में से सॉरी, इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, w एंड z। इन चार पैरामीटर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखो भाई, अपने पास क्या है, वेलोसिटी = दिस एंड दिस, ये दे रखा है। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या पता है कि अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो राइट साइड में भी हर एक टर्म क्या होती है, दो रिस्पेक्टिव नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन आ जाता है तो वो अलग अलग क्या बन जाते हैं, टर्म बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी टर्म है, 1, 2 और 3। राइट साइड में कितनी टर्म है, 3 टर्म है। यहाँ पे बीच में दो साइन आने की वजह से प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रही है, तो राइट साइड में भी ये टर्म और ये टर्म, ये अलग अलग टर्म इंडिविजुअली किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमें x, y, w एंड z इन चार की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। तो सबसे पहले हम अगर x की निकालें तो लेफ्ट साइड में अगर v है तो राइट साइड में x जो होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो x किसके इक्वल आ गया, v के, और v की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती थी, L1t-1। तो एक पार्ट तो सोल्व हो गया अपना क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में सपोज करो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। y मींस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में आपको क्या दिख रहा है, yt²। तो ये yt² एक अलग से सेपरेट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इट मींस ये भी किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होगी, होल टर्म की वैल्यू v के इक्वल आनी चाहिए। तो v के इक्वल आनी चाहिए, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L1t-1, और यहाँ पे क्या है, y * t⁻²। ठीक है, तो ये t की पावर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और पावर बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1t⁻³ ये t की पावर -1 है, ये t की पावर +2 है, लेकिन इस साइड इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में मींस पावर माइनस होगी, तो t की पावर -3। थर्ड पार्ट में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, w की। तो अपने पास जो थर्ड टर्म आई है वो क्या आई है, z/w + t दिख रहा है भाई। थर्ड टर्म में आपको क्या दिख रहा है, z/w + t। अब अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें w + t को, तो आपको ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के अंदर ही ऐड किया जा सकता है। मींस वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए टाइम को टाइम में ही ऐड कर सकते हैं। इट मींस जो w है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। w किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। तो इस तरह से इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t1, राइट। अब फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता था, फोर्थ पार्ट में आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, z का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। z का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, z/w + t, ये होल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। z/w + t किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला L1t-1 z/w + t।
टाइम, टी क्या है, टाइम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, टाइम, राइट। तो ये टी उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का टी1 है, ये प्लस का टी1 होगा, ये किसका है, माइनस का टी1, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0, मींस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, L1, जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, राइट। और अब यहां से भी इसको देख के बता सकते थे सीधा, क्या, जेड बाई टी इक्वल टू L1 T1, L1 T-1 है, तो नीचे तो L1 बाई T1, तो सीधा सीधा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, L1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे कि किसी फोर्स के द्वारा जो पावर अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या है, पावर अप्लाइड बाय अ फोर्स, वो आपको एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है, अल्फा बाय बीटा इनटू ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा टी। मान लेते हैं कि किसी फोर्स के द्वारा जो पावर अप्लाई की जाती है उसकी एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर पावर को आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, वेयर v इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अल्फा एंड बीटा, इन दोनों की टर्म आपको फाइंड आउट, इन दोनों टर्म्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, और t क्या है, टाइम है, t क्या था, पावर, t क्या है, टाइम, और अल्फा और बीटा इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है भाई। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अब आप याद करो कि हमने क्या सीखा था, जो लिमिटेशन सीखी थी हमने डायमेंशनल एनालिसिस की, उसमें हमने बताया था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक जो फंक्शन है इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी मान के चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या मान के चलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मान के चलते हैं। इसका मतलब जो इसकी पावर है दैट इज बीटा टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर क्या है, बीटा टी, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, m0 l0 t0, मींस सारी की सारी होल क्वांटिटी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, m0 l0 t0। किसी भी नंबर की जो पावर है अगर 0 हो जाती है तो वो क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e, इसको डायमेंशन, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ये अगर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो जो इसकी पावर है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो इसकी पावर इस क्वेश्चन में तो बीटा टी दे रखी है, इसकी बीटा टी की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब हम m0 l0 t0 लेके चले। तो t को क्या है आपके पास, टाइम, t क्या था, टाइम, m0 l0 t0। अब इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू ये कब आ सकती है, जब अपने पास जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, t माइनस 1 आ जाए, यानी कि 1 बाय टी आ जाएगी, और यू कैन से 1 बाय टी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 बाई टी। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तो उस टाइम पर जो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास बीटा जो था उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है, कैसे करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी पावर थी, प्रेशर नहीं थी, प्रेशर तो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, अल्फा बाय बीटा इनटू में ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी थी, टी माइनस 1, बीटा की वैल्यू कितनी थी, टी माइनस 1, और ये तो क्या थी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसको तो हम स्किप करके चल सकते हैं। तो यहां से अपने पास ये जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, यानी कि m1 l2 t-2 बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया, वर्क डन बाय टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू दिस, बीटा की वैल्यू थी 1 बाय टी, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी 1 बाय 2। अब ये अगर इधर डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m1 l2। अब थोड़ा ध्यान से
देखना, ये t है, ये t ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। ऑलरेडी माइनस में 2 पावर है, ये वाला t ऊपर जाएगा तो माइनस पावर 3। अब ये t -1 है, ध्यान रहे ये t -1 है, इधर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, वहां कितनी पावर हो चुकी है, t -3, ये हो जाएगा तो t -4। देन दिस विल बी योर आंसर। आपको इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं। अब के बाद थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलते हैं। एक सोनोमीटर डिवाइस होता है, उस सोनोमीटर डिवाइस पर एक स्ट्रेच्ड वायर होती है, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सोनोमीटर डिवाइस को। तो सोनोमीटर डिवाइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो जो उसके ऊपर स्ट्रिंग बांध रखी है उसके अंदर टेंशन कितनी है, टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक प्रकार से वो टेंशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ पे। मास पर यूनिट लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो एक सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपको अब डायमेंशनल फॉर्मूला का की हेल्प से इस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन या जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला है, वो आपने ड्राइव करके दिखाना है। तो ये तरीके हमने सीखे थे। प्रोसीड करते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हमने क्या ले लिया, के ले लिया। टेंशन फोर्स है, इसकी पावर हमने ए अज्यूम कर ली, लेंथ की पावर बी और म्यू की पावर क्या अज्यूम कर ली, सपोज करते हैं सी अज्यूम कर ली। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/t। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मास कितना है, 0, लेंथ कितनी है, 0, t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/t, मींस इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिख लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब आप लेके चलोगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, के टी। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग मींस फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m1 l1 t -2। पावर कितनी है, a। लेंथ पावर कितनी है, b। म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, c। k m1 l1 t -2 a l to the power b and m1 l -1 c। अब जो सेम फैक्टर है उनको कंबाइन कर लेते हैं। के देखो, मास यहाँ पर आया है, इसमें मास नहीं है, इसमें मास आया है। यहाँ पे जो मास है 1 इंटू ए, 1 इंटू सी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो m को हमने, m की जो पावर थी वो इकट्ठी कर ली हमने, l 1 इंटू ए, 1 इंटू बी प्लस बी, और यहाँ पे -1 है तो -c। ठीक है, टाइम पर चलते हैं। टाइम, टाइम की पावर कितनी है, -2 इंटू ए -2a। एंड इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम को हमने यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है भाई, अब राइट साइड के भी सभी डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख लिया है, लेफ्ट साइड के भी लिख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन, अगर आपके पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट साइड की टर्म और राइट साइड की टर्म, इनके डायमेंशन रिस्पेक्टिव जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम मास की डायमेंशन जो है वो इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड में आपके पास आया है m0 l0 t -1, और जो राइट साइड में है वो क्या है, m raised to the power a plus c l raised to the power
plus b minus c and t raised to the power minus 2a। ठीक है, तो यहां से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड सभी लिख ली। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए इनकी रिस्पेक्टिव पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। दैट इज m की पावर को अगर आप कंपेयर करोगे तो m की पावर यहाँ पर कितनी है a प्लस सी, यहाँ कितनी है 0। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास। l की पावर को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन में हमने t की पावर को कंपेयर किया टू a ही था क्या, तो t कहाँ पर रोल था t का, ये रहा माइनस 2a। ठीक है, 2a यहाँ पर कितनी है -1। तो इस तरह से माइनस से माइनस कैंसिल आउट। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 1/2, 2 उधर जाके डिवाइड में a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। अब अगर a और c ये दोनों इक्वेशन आपके वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अगर इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करते हो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या कहती थी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई थी भाई आपके पास 1/2, वैल्यू पुट कर दी 1/2। b की वैल्यू क्या आई थी निकालनी है, c की वैल्यू क्या आई थी -1/2, तो b को एज इट इज रखा। c की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1 और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आपके पास रिजल्ट आया क्या, a b और c जो आपने पावर अज्यूम की थी उन सभी की आप वैल्यू निकाल चुके हो। तो अब इन सभी वैल्यू को आप मेन जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर सकते हो। जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c you will get what, f is equal to k, पहला था t की पावर a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, t की पावर 1/2। t क्या है ये ध्यान रहे, t टाइम नहीं है टेंशन है ये, ठीक है। l की पावर b थी, b की वैल्यू कितनी आई है -1, l की पावर -1 और उसके बाद है म्यू की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आई है c -1/2, c म्यू की वैल्यू आई है -1/2। जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा k, ये +1/2 ये -1/2, तो t बाय म्यू और इसका कंबाइन आपने क्या कर दिया, ये स्क्वायर रूट कर दिया, इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2, मतलब दोनों पे स्क्वायर रूट है, इसका -1/2 तो बाय में आ गया। ये l जो है उसकी पावर -1 है, -1 मतलब बाय में l आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये बाय में l आ गया इस तरह से। बाय में l। अब देखो हमने पहले भी स्टडी किया बेटा कि डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में किसी फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त जो कांस्टेंट टर्म है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो इस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी जब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली थी तो उस टाइम पर ये जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2 आती है। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2l √t by mu, right? This will be your standard result. Okay, so that's all for today. Next lecture will be delivered in the next day. Thank you.